हमारे टाइम में किसी पेरेंटिंग कोच की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। हमें तो बिना किसी कोच के ही माँ-बाप ने जीना सिखा दिया। तो आज की डेट में ये पेरेंटिंग क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? आप एजुकेशन फील्ड से हैं, आपने बहुत साल एडटेक में काम किया, तो एक तरह से वो भी बोलूँ कि ऐसा भी नहीं है कि पहले कोचिंग के बिना लोग मेडिकल नहीं कर लेते थे, इंजीनियरिंग नहीं कर लेते थे। हमने ना लास्ट ईयर एक स्कूल में एक एक्टिविटी की थी। हमारा क्वेश्चन ही ये था कि इनमें से आप आइडल किसे मानते हो? कि सिर्फ 10% बच्चों ने ही अपने पेरेंट्स को अपना आइडल माना। शायद हम उस तरह के रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अगर हम इसमें थोड़ा-सा बैलेंस ले आएँगे ना, तो नेचुरली वो आपकी ज़िंदगी को फ़ॉलो करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जो अपनी लाइफ में नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वो काम करें। हुँ। तो ये क्या मोटिवेशन होता है या फिर उनके लाइफ का ट्रॉमा हो सकता है? आज के डेट में देखिए जैसे डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, हर बच्चा उसमें कहीं न कहीं एडिक्टेड है, ठीक है? लेकिन हर बच्चे अलग-अलग हैं। तो आप कैसे इस चैलेंज को फेस करती हैं? और ये सिर्फ बच्चों में नहीं, मैं कहूँगी हमारी जनरेशन में, और इसको छोड़ दो, मैं कहूँगी ग्रैंड पेरेंटल जनरेशन में भी। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको एंगेज करने के लिए या रो रहा होता है तो मोबाइल दे देते हैं पेरेंट। इंट्रोडक्शन तो हमने कराया 100%। और बाद में इसी को हमने विलेन बना दिया। अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए तो प्लीज़ कृपा करके पेरेंट ना बनो। सिबलिंग राइवलरी क्यों होती है और एज अ पेरेंट इसको कैसे टैकल करना चाहिए? आप अपने बच्चे की लाइफ में विघ्नहर्ता मत बने। जब हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो पेरेंट हमें थोड़ा बायस होने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस आपके सामने भी आते हैं। एक थॉट प्रोसेस वही रहता है कि भाई जो हम नहीं बोल पा रहे आप बोल दो, शायद समझ जाए, बट वो इनफ नहीं है। आज का एपिसोड हमारे लिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट की फर्स्ट फीमेल गेस्ट हमारे साथ हैं रितिका सुभाष जी। ये एक पेरेंटिंग कोच हैं और द पेरेंट एकेडमी की फाउंडर। रितिका का मानना ये है कि बच्चों की बिहेवियर स्कूल में और घर में डिफरेंट होती है। इसका रूट कॉज जो है वो है पेरेंटिंग चैलेंज और उसे फिक्स करने के लिए रितिका पेरेंट्स, स्कूल्स और कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर काम करती हैं, रियल फ्रेमवर्क, सिंपल मेथड से। तो रितिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट थैंक यू। पे आउट ऑफ थैंक यू। सिलेबस में। थैंक यू सो मच। तो रितिका मैम, आप हमें थोड़ा सा ये बताइए, द पेरेंट एकेडमी क्या है? जैसे आपने कहा कि आज का जो एक कीवर्ड चल रहा है वो पेरेंटिंग चैलेंजेस हैं, जो पहले नहीं थे इस तरह के, या चैलेंजेस कुछ अलग हुआ करते थे बिकॉज एनवायरनमेंट अलग था, एक्सपेक्टेशंस अलग थी, सब कुछ अलग था। और एक और चीज़ अलग थी जिसे एम्बिशन कहते हैं। तो ये सब जब चीज़ें बदलती गई तो मुझे ये लगा कि पेरेंटिंग को भी इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं एक पेरेंट बनी आज से कई साल पहले, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारी पूरी एजुकेशन जर्नी में, ना स्कूल में ना कॉलेज में, कहीं पे भी पेरेंटिंग की या रिलेशनशिप्स की बात नहीं होती है। एंड एवरीथिंग इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चाहे आप उसे कॉरपोरेट जॉब्स देख लें या आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको रिलेशंस तो मैनेज करने ही पड़ेंगे, बिल्कुल चाहे करना क्लाइंट होता के साथ, है। चाहे जी वेंडर जी। के साथ। सो एट द एंड ऑफ द डे पेरेंटिंग भी एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही है। कोई सिखाता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि ये तो सबको आता ही होगा, सब अज़्यूम कर लेते हैं। मुझे लगा ये गलत है, और एक छोटे से बच्चे के साथ भी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसमें कुछ और सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ़ खाना खा लिया कि नहीं, टाइम पे सो लिए कि नहीं, ये इनफ नहीं है। तो वही करीब 11 साल पहले मैंने खुद के लिए ही ये सब सीखना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने यूएस में काम किया है आईटी सेक्टर में। उसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में मैंने कई साल काम किया, तो ये मेरे लिए भी कुछ नया था। पर जब खुद सीखा, खुद समझा, खुद एक्सपेरिमेंट किए, तो लगा कि अरे सिर्फ मैं नहीं, हर इंसान इससे स्ट्रगल कर रहा है, हर पेरेंट कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझ रहा है, बट या उनके पास टाइम नहीं है, या वो उसे इतनी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे। तब मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स खुल के इंटरेक्ट कर पाएँ, देख पाएँ कि सिर्फ वही नहीं है जो डूब रहे हैं, और भी हैं, उनके साथ कंपनी है। जी। तो साथ में मिलके एक दूसरे को उभारें। एंड मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड, फ्रॉम राइटिंग, मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ, मैंने 5 किताबें बच्चों की लिखी, एक बड़ों के लिए भी लिखी। या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है थ्रू माय पॉडकास्ट जिसका नाम पेरेंटिंग ट्रूथ एंड डेयर है, उसमें मैं काफ़ी एपिसोड्स, अराउंड 100 एपिसोड्स मैंने दिए। तो मैंने कहा एक होलिस्टिक जो एक्सपीरियंस है उसको पेरेंट एकेडमी के थ्रू लाया जाए, जहाँ पे मैं स्कूल्स के साथ काम कर रही हूँ और इवन पेरेंट्स के साथ,
इवन वन ऑन वन कोचिंग करती हूँ। बहुत सारी सपोर्ट एक सिस्टम है पेरेंट्स के लिए जो पहले नहीं था। मुझे लगता है मेरे टाइम पे अगर होता तो मेरी जर्नी भी थोड़ी अलग होती। बिल्कुल। तो मैम मेरा क्वेश्चन यही था कि हमारे टाइम में किसी पेरेंटिंग कोच की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। हमें तो बिना किसी कोच के ही माँ बाप ने जीना सिखा दिया। तो आज की डेट में ये पेरेंटिंग क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? पहले कोच ना होने के कई रीजंस थे। पहली बात, फैमिलीज बड़ी हुआ करती थी। एक एक परिवार में दो दो तीन तीन बच्चे बहुत आम होते थे। आजकल आम देखा जाए तो एक बच्चा और मैक्सिमम दो बच्चे, उस तरह का एक परिवार का इकोसिस्टम पूरा चेंज हो गया। पहले जॉइंट फैमिलीज में ज़्यादा लोग हुआ करते थे तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट, फॉल बैक कोई ना कोई मिल जाता था। आज पेरेंट्स इमोशनली इतने आइसोलेटेड हैं, इतने अकेले हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता किसके पास जाएं। काफ़ी मॉडर्न फैमिलीज़ जो हैं वो शहरों में रह रही हैं, उनके होम टाउन में परिवार रह रहा है जो आ भी नहीं सकता बच्चों को मदद करने के लिए। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। आज की जो मैंने बोला एम्बिशंस बढ़ गए हैं और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, तो हमारे पास पैसा तो है पर टाइम की किल्लत है। बिल्कुल। तो पहले उस तरह का एक इकोसिस्टम नहीं था। अगर हम इसको, आप एजुकेशन फील्ड से हैं, आपने बहुत साल एडटेक में काम किया, तो एक तरह से वो भी बोलूँ कि ऐसा भी नहीं है कि पहले कोचिंग के बिना लोग मेडिकल नहीं कर लेते थे, इंजीनियरिंग नहीं कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शंस बढ़े तो कोचिंग सेंटर्स ने भी देखा एक नीड है बच्चों को फोकस कराने की, एक नीड है उन्हें एक दिशा दिखाने की। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसी तरह से उसकी नीड्स भी चेंज होती हैं, और ये चीज़ जैसे मैंने कहा कि ये सीखनी बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं एक पेरेंट हूँ जिसने खुद ही रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं सीखा, जिसकी खुद का इमोशनल क्वोशंट बहुत लो है, मैं अपने बच्चे को वो सारे फाउंडेशंस कैसे दूंगी कि कल को उसका इमोशनल क्वोशंट हाई हो, कल को वो एक ऐसा समृद्ध इंसान बन सके जो आगे जाके कोई भी चैलेंज हो अपनी लाइफ में वो डील कर सके। मैं एज अ पेरेंट मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकती कि आज के 10 साल बाद मेरा बच्चा क्या नौकरी कर रहा होगा, करेगा भी कि नहीं, नौकरियां रहेंगी भी कि नहीं, वो किस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, क्या करेगा। तो मुझे उसे इंग्रेडिएंट्स सही देने हैं, रेसिपी वो खुद बना लेगा। ये हमें कोशिश करनी है, और यहाँ पे एक कोच आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। रितिका मैम, हमने ना लास्ट ईयर एक स्कूल में एक एक्टिविटी की थी। उस एक्टिविटी में हमारा पर्पस कुछ पेरेंटिंग से रिलेटेड ही था। तो उसमें हमने जो एक्टिविटी की उसमें हमने 14-15 ईयर के बच्चे जो 8th-9th क्लास में, हमने 100 बच्चों को चूज़ किया ओके। और उनको एक एक करके हमने उनके सामने 5 पोस्टर्स रखे, जिसमें 4 पोस्टर जो थे वो इन्फ्लुएंसर, सुपरस्टार, क्रिकेटर्स के थे और एक पोस्टर में उनके मम या डैड। तो हमें जब 100 बच्चों का रिजल्ट आया, वी आर शॉक्ड कि सिर्फ 10% बच्चों ने ही अपने पेरेंट्स को अपना आइडल माना। तो हमारा क्वेश्चन ही ये था कि इनमें से आप आइडल किसे मानते हो? ओके। तो इस रिजल्ट से रिलेटेड मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ये रिजल्ट जो है ये मॉडर्न पेरेंटिंग को चैलेंज कर रहा है? देखिए मुझे, हम किसको अपना आइडल मानते हैं? हम उस इंसान को अपना आइडल मानते हैं दो चीज़ें, या तो वो वैसा कुछ कर रहा हो जो हम करना चाहते हैं, वी एस्पायर टू डू समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई ऐसा इंसान जो हमसे इमोशनली बहुत बॉन्डेड और कनेक्टेड हो। जैसे हमारे कई बार ग्रैंड पेरेंट्स हम देखते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उतने ना एजुकेटेड होंगे, ना उन्होंने शायद कुछ अचीव किया हो, लेकिन जिस तरह से उनका स्वभाव है, जिस तरह से वो हमें अनकंडीशनल लव या सपोर्ट करते हैं, तो हमारा एक रुझाव उनकी तरफ हो जाता है। तो या तो कहाँ गलती, मैं इसे गलती भी नहीं कहूँगी, जो एक गैप है वो यहाँ आ रहा है कि शायद हम उस तरह के रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। शायद हम वो उस तरह की मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली है। अब विराट कोहली की स्टोरीज तो पूरी दुनिया को पता है, या उनकी रेजिलियंस के बारे में सबको पता है, लेकिन एज अ पेरेंट हम शायद उस तरह अपने आप को पुश ही नहीं कर रहे हैं लाइफ में, या हम अपनी स्टोरीज नहीं शेयर कर रहे हैं। हमारा बच्चा कैसे इंस्पायर होगा जब वो हमारे स्ट्रगल्स भी देखे, हमारे सक्सेसेस भी देखे, हमारी कोशिशें भी देखे, एफर्ट भी देखे, सब कुछ देखे। तो हमें बच्चों को किस तरह से, कब, कैसे, किस चीज़ को एक्सपोज करना है, अगर हम इसमें थोड़ा सा बैलेंस ले आएंगे ना, तो नेचुरली वो आपकी ज़िंदगी को फॉलो करना चाहेंगे। जिससे सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ अपने आप को हेल्दी रखें। अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो आप ये भूल ही जाइए कि आपका बच्चा एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहेगा। यू हैव टू बी द रोल मॉडल। अगर आप खुद एंगर मैनेजमेंट से डील कर रहे हैं और आप उससे कोई सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, और आप उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं घर पे, तो आप बच्चे से कैसे इमोशनल रिस्ट्रेंट एक्सपेक्ट करते हैं? तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो आपको बनना ही पड़ेगा।
और अगर आप बन गए तो ऑटोमेटिकली आप रोल मॉडल बन गए, चाहे बच्चा वर्बलाइज करे या ना करे। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि कई बार होता है ना, जैसे आपने विराट कोहली का एग्जांपल लिया, मैं भी क्रिकेटर का एग्जांपल ले लेता हूँ। कई क्रिकेटर्स बताते हैं कि मेरे पापा क्रिकेटर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, नहीं खेल पाए, तो वो अपने ड्रीम को मेरे अंदर डाल दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जो अपनी लाइफ में नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वो काम करें। तो ये क्या मोटिवेशन होता है या फिर उनके लाइफ का ट्रॉमा हो सकता है? मैं तो यही बोलूँगी कि कहीं बीच में है, बट मोर टुवर्ड्स देयर ओन अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस एंड ट्रॉमा। एक एग्जांपल जैसे रिसेंटली आपने उस पॉडकास्ट में देखा होगा जहाँ पे युवराज सिंह के फादर ने भी काफ़ी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। वो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के इंसान हैं और उन्होंने जो अपने टाइम पे सही समझा, जो देखा कि मेरे बेटे में जो हुनर है, उन्होंने उसको एक तरफ पुश किया, जी। चाहे वो बेटे के पसंद के बिना किया। एंड आज भी शायद एक मिक्स्ड फीलिंग्स कहीं दिखाते हैं दिखती है। युवराज सिंह में कि भाई मैं स्केटर बनना चाहता था, मैं ये करना चाहता था, बट वो ऑप्शन नहीं दिया गया। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि अपने जो ड्रीम्स हैं वो हमें खुद ही फुलफिल करने हैं, और वो हम कर भी सकते हैं एट एनी एज और स्टेज। ऑफ कोर्स उसका डिग्री अलग रहेगा, एक एज के बाद आप एक प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन सकते शायद, लेकिन आप वो स्पोर्ट तो एंजॉय कर सकते हैं ना। एंड दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर कि हम क्या कुछ करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज हमें तालियां सुननी है, या फिर वाकई हमें वो चीज़ इतनी पसंद है कि हम अपने दिल की खुशी के लिए करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चे के इंटरेस्ट को देखे बिना उन्हें अगर हम कहीं धक्का देंगे या उन्हें वो करेंगे तो वो उस तरह से परफॉर्म भी कर पाएंगे। एंड जो रिजेंटमेंट या जो वो अंदर फीलिंग अपने इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई मेरे माँ बाप ने मुझे मेरी ज़िंदगी नहीं जीने दी, मुझे वो नहीं करने दिया जो मैं करना चाहता था, जिसमें शायद मैं और खुश रह सकता, वो क्वेश्चन मार्क हमेशा बच्चे में रह जाएगा। बिल्कुल। ऐसे केसेस निकलेंगे युवराज जैसे भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन एज अ पेरेंट, सपोर्ट पर्सन, एज अ कोच, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बैलेंस बना के चलें। आप अपने बच्चे को पहले समझो, अगर वो इंटरेस्ट और वो कैपेबिलिटी और वो बेसिक जो उसका डीएनए है वो मैच करता है जो आपका ड्रीम है उससे, देन डेफिनेटली सपोर्ट देम, गिव देम दैट एक्स्ट्रा एज, बिकॉज आपको ऑलरेडी उस स्पोर्ट के बारे में या उस चीज़ के बारे में कुछ पता है। लेकिन ब्लाइंडली पुश करना ये बहुत ही बड़ा एक रिस्क है। एक्चुअली होता क्या है मैम कि हमारे पास ना सक्सेसफुल स्टोरीज कम होती हैं, ठीक है, लेकिन दिखती वही हैं। अगर हम देखना चाहें तो अनसक्सेसफुल स्टोरीज कहीं ज़्यादा होंगी, पर वो हमें दिखता नहीं है। और ये खास करके क्रिकेट में या सिंगिंग में या बॉलीवुड में ये सारी चीज़ें हैं कि मैं अपने बच्चे को भी उसी फील्ड में लेके आऊँ। मैं अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था अक्षय कुमार का, तो उनका ये कहना है कि वो उनका जो बेटा है आरव, वो मूवी में आना ही नहीं चाहता है, राइट। और ये भी उसे फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम्हें आना ही है। मेरा इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जब हम लोग अपनी जो इच्छा है उसको बच्चे पे थोप रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर कंपैरिजन का भी आ जाता है कि वो क्रिकेटर है तो मेरा बेटा भी क्रिकेटर बनना जी। चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये मोहित जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहले हमारे ज़माने में मैं कहती थी क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पड़ोस के शर्मा जी के बेटे से कंपेयर हो जाएंगे, आप अपने चाचा के बेटे से कंपेयर हो जाएंगे। आज एक बच्चा इंडिया में बैठा हुआ चाइना के बच्चे से, यूएस के बच्चे से, रशिया के बच्चे से, हर जगह से कंपेयर हो रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया ने सब कुछ एक मतलब आपके प्लेटर पे ला के रख दिया है। अब यहाँ पे एक पेरेंट का समझ बूझ काम आती है कि भाई मैं ये कर क्यों ना हूँ और कर क्यों रही हूँ, क्यों मुझे अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर करना है। उसकी एक यूनिक जर्नी है, एक यूनिक पोटेंशियल के साथ आया है वो, और मुझे उसको अनपैक करने में मदद करनी है। ये पेरेंटिंग का एक बहुत ही अलग नज़रिया है जो मैं पेरेंट्स को बताती हूँ कि मैं उस थॉट प्रोसेस से थोड़ा अलग हटके हूँ कि बच्चा एक गीली मिट्टी है, उसे जैसा मर्जी शेप दे दो। मैं ये कहती हूँ पहले समझो उसके अंदर है क्या, ऑटोमेटिकली वो शेप लेगा, आपको सिर्फ यूं हाथ अपना रखना है बिल्कुल। एंड वो अपना शेप खुद लेता जाएगा। सपोर्ट गाइडेंस पेरेंट्स की बहुत ज़रूरी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन हर मोमेंट पे ये बोलना कि नहीं हम तुम्हें संवारेंगे, हम तुम्हें बनाएंगे, ये थोड़ा सा आई थिंक एक पेरेंटल ईगो है जिसको हमें थोड़ा चेक में रखना चाहिए। यही क्वेश्चन हमने ना स्कूल में पूछा था बच्चों से, बिल्कुल अलग करके, उनको कहीं रिकॉर्ड भी नहीं किया कि ये कैसा लगता है। तो एक बच्चे ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि मेरे पापा पड़ोसी से मुझे कंपेयर करते हैं, उसका बच्चा ये है। अगर मैं पापा को ये बोलूं कि उसके बैंक बैलेंस से आपको मैं कंपेयर करूं तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल।
देन कहीं ना कहीं ये बात पेरेंट को समझ में आएगी कि ये कंपैरिजन मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। एंड ये कंपैरिजन आप बाहर तो छोड़ ही दीजिए, एक घर में 2 बच्चे होते हैं, आप उनको भी कंपेयर नहीं कर सकते। आपने मैक्सिमम घरों में देखा होगा कि बड़ा बिल्कुल अलग है, पूरब, छोटा पश्चिम, ऐसा वाला हिसाब किताब। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ ये भी पेरेंट्स को समझने में वक्त लगता है कि जस्ट बिकॉज 2 बच्चे एक घर में पैदा हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, उनको सेम माँ बाप भी नहीं मिल रहे। एक को जो मिला है वो एक वर्जन ऑफ माँ बाप था जो कि अगले 2-3 साल में इवॉल्व हो चुका है। जो आप थे जिन्हें पहले, आपके भी 2 बच्चे हैं, आपके भी 2 बच्चे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि एज अ प्रोफेशनल पर्सनली भी आप इवॉल्व हो जाते हैं। हर 5 महीने में, 6 महीने में, साल में तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो आप वो हैं ही नहीं पेरेंट जो आप पहले के साथ थे, दूसरे के साथ तो वो हैं ही नहीं। सबसे पहले उसी चीज़ को समझना ज़रूरी जी। है। दूसरी बात जिसको 2 चीज़ें कहते हैं, एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स मतलब हम जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं। अब जो बच्चा पहले पैदा हुआ, हो सकता है वो उस टाइम हो जब इंस्टाग्राम ना हो, ये ना हो, वो ना हो। जब तक दूसरा आया तब तक तो 10 ऐसे ऐप्स आ गए। तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। एंड जेनेटिक्स तो चेंज होते ही हैं। ऑफ कोर्स एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न डिफरेंट जेनेटिकली। तो ये एक ऐसा केमिकल कॉकटेल है जिसमें हम कह ही नहीं सकते कि 2 जन हमने सब कुछ सेम दिया, ये सेम क्यों नहीं निकले। तो इसीलिए कंपैरिजन करना बिल्कुल बेकार है। हमें बस ये देखना है कि मेरे बच्चा के क्या एक चैलेंजेस हैं या क्या उसका पोटेंशियल है और उसको किस तरह हम एक दिशा दे सकते हैं। वो दिशा रखनी बहुत ज़रूरी है। एंड ये बहुत मुश्किल काम है, मैं कह रही हूँ, लेकिन मेरे लिए कह देना आसान है, लेकिन पेरेंट्स के लिए करना उतना ही मुश्किल है। उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए एक कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, उसके लिए चाहिए कि भाई हाँ, कोई मुझे बार-बार रिमाइंड ही करता रहे। तो वो ज़रूरी है। मैम, मैं पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एज अ पेरेंट कोच आपसे जानना चाह रहा था। मतलब ये आपने बोला तो मेरे दिमाग में आया कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हर बच्चा अलग होता है। आपने बताया कि एज अ पेरेंट अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों के साथ अलग-अलग है। तो कहते हैं जब हर बच्चा अलग होता है, तो एज अ पेरेंट कोच आपको कितना चैलेंज फेस करना, आपके पास तो ऐसे हज़ारों केस आते होंगे। तो सबके लिए आज के डेट में देखिए, जैसे डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, हर बच्चा उसमें कहीं न कहीं एडिक्टेड है, ठीक है? लेकिन हर बच्चे अलग-अलग हैं। तो आप कैसे इस चैलेंज को फेस करती हैं? देखिए, ये काफ़ी कॉमन थीम है जो कि डिजिटल एडिक्शन चल रहा है, और ये सिर्फ बच्चों में नहीं, मैं कहूँगी हमारी जनरेशन में, और इसको छोड़ दो, मैं कहूँगी ग्रैंड पेरेंटल जनरेशन में भी। मैं खुद अपने फैमिली में इतने लोगों को जानती हूँ, मेरे मदर के एज के, जो कैंडी क्रश छोड़ ही नहीं पाते। रात को सोने पहले 2 घंटा कैंडी क्रश खेलना ही है या कुछ करना ही है। अब ये उनकी गलती नहीं है, ये एक वायरिंग ऐसी हो गई है कि हमें एक एंटरटेनमेंट की नीड पड़ती है, नींद ही बिल्कुल। नहीं आती है। जी। उसके बिना सारा टाइम माइंड ऐसे रहेगा, अरे मैं वो लेवल पे पहुंच जाता या वो कर लेती, उतना स्कोर हो जाता मेरा। तो ये हर जनरेशन इससे जूझ रहा है। या अगर मैं अपने फैमिली में भी देखूं तो यूट्यूब पे जो कई चीज़ें आती हैं जो एजुकेशनल भी होती हैं, लेकिन आप उसको बंद ही नहीं कर पा रहे हो। आप कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करके देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, जिसको हम डूम स्क्रॉलिंग भी कहते हैं। तो ये इशू बहुत परवेसिव है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ग्लोबल इशू बन चुका है। तभी आप सुन रहे होंगे कि कई स्टेट्स ऑफ यूएस ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही हैं कि स्कूल्स में फ़ोन्स को बैन किया जाए, अंडर 16 जो है सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है, एंड आई थिंक इस एनवायरनमेंट में किसी भी पेरेंट को ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हमें नहीं पता क्या चल रहा है। आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आपके बच्चे के पास अगर फ़ोन है, लैपटॉप है, पर्सनल डिवाइस है, जो मर्ज़ी है, इंटरनेट का एक्सेस है, आपको उसको मॉनिटर करना ही पड़ेगा। मैं उस थॉट प्रोसेस से नहीं हूँ कि अरे बच्चे पर भरोसा करो। मैं कहती हूँ बच्चे पे भरोसा करो, लेकिन बच्चा जिस एनवायरनमेंट से एक्सपोज़ हो रहा है वो भरोसे लायक नहीं है। आपने अक्षय कुमार की बात करी, तो अक्षय कुमार ने रिसेंटली अपनी बेटी का एग्जाम्पल शेयर किया, जहाँ पे एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे उनको ग्रूम किया जा रहा था, मतलब उनके उनकी फोटोज मांगे जा रहे थे। तो वो अपने पेरेंट को इतना ट्रस्ट करती है कि उसने जाके बोला कि मेरे साथ ये हुआ, और उसने नहीं शेयर किया। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो इन सारे चीज़ों में पड़ जाते हैं, क्योंकि क्या, सामने वाले ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे यहाँ आईफोन भिजवा दूंगा, जी। सामने वाले ने बोला कि मैं तुम्हें कुछ ई मनी दिलवा दूंगा, वॉटेवर, और वो करते भी हैं। ये ग्रूमिंग इसी तरह से चलती है कि ये इन चीज़ों से एंटाइज करते हैं बच्चों को। अब ये सब चीज़ें बच्चे कैसे समझेंगे, इसमें तो हमें सतर्क होना पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है कि पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहना चाहिए।
हाँ, एक विजिलेंस का भी एक लिमिट होता है। ऐसा भी नहीं कि आप इतना ही घबरा जाएँ कि आप अपने बच्चे को हर चीज़ से रोक दें, मना कर दें, क्योंकि जब हम बच्चों पे इतना रोक लगाते हैं तो वो रिबेलियस स्ट्रीक में चले जाते हैं। फिर वो करेंगे जो आप बिल्कुल मना कर रहे हैं, वो करेंगे ही करेंगे। तो अगेन घूम फिर के बात आती है बैलेंस। कितना करना है, कितना आगे चलना है, कितने स्टेप्स पीछे लेना है, ये सब हमें कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करना लाइक होता है। बैलेंस्ड मॉनिटरिंग होनी बिल्कुल। चाहिए। इसमें मैम अभी जो हमारी बातें ये चली रही थी डिजिटल को लेके, तो मेरा अगला क्वेश्चन मोबाइल एडिक्शन से लेके ही है। तो जब हम इसके रूट कॉज पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको एंगेज करने के लिए या रो रहा होता है तो मोबाइल दे देते हैं पेरेंट, और खुद भी कहीं डिस्टर्ब ना हो उसकी भी यही वजह होती है कि मैं इसको मोबाइल दे दूँ। बिल्कुल, अब बात ये होती है कि जब हमने इंट्रोडक्शन तो हमने कराया 100%। और बाद में इसी को हमने विलेन बना दिया, तो कहीं ना कहीं ये पेरेंटिंग में आप क्या सलाह देना चाहते हैं पेरेंट को कि इसे कैसे बचें इन चीज़ों से? आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं, ये बोलते हैं ये छोड़ता ही नहीं है फ़ोन। तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि बच्चा फ़ोन के साथ तो पैदा नहीं हुआ था ना। हाँ, यस, किसी ने तो उसको दिया है सबसे पहली बात, यस, किसी बड़े ने तो दिया ही है। यस। एंड अगर किसी बड़े ने दिया है तो हम कैसे बोल रहे हैं कि वो नहीं छोड़ता, कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समराइज़ किया एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। इसका सबसे बड़ा जो है वो मुझे लगता है, अगर हम फंडामेंटल पे जाएँ तो बिकम अवेयर। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि मैं कर क्या रही हूँ, कर क्या रहा हूँ। मेरे इस एक्शन से लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या होने वाले हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन नहीं। पेरेंटिंग में कोई शॉर्ट टर्म गेन नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए तो प्लीज़ कृपा करके पेरेंट ना बने, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, इसमें आरओआई बहुत बाद में आएगी। एंड वो आरओआई मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स के मैंने एक ऐसा इंसान रेडी किया है जो कि इस वर्ल्ड में कुछ पॉजिटिव दे के जाएगा। बिल्कुल। अगर आप वाकई इवॉल्व सोल हैं तो आपको डे टू डे भी आरओआई दिखेगी। आपको दिखेगा कि नहीं, ये बच्चे की ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, ये मेरे लिए दिस इज सेटिस्फैक्शन इनफ। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को समझना है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एनर्जी, इमोशन सब कुछ है। अगर मेरे को बाहर जाके अपने स्पाउस के साथ डिनर पे जाना है, एंजॉय करना है, तो मुझे ये मान लेना है, अगर बच्चा है साथ में तो हमें बारी बारी खाना खाना पड़ेगा। एक बच्चे को संभालेगा, दूसरा यस, खाएगा, यस। एक वो वाला एनवायरनमेंट के हमारा पहला शादी से पहले वाला प्री प्री चाइल्ड एनवायरनमेंट, डेटिंग टाइम, उसके लिए बच्चे को आप घर छोड़ के जाएंगे, फिर आप किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान के पास छोड़ के जाएं। लेकिन कई बार हमने देखा है रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो यही हो रहा होता है कि माँ बाप जो है वो खाना खा रहे हैं, और बिकॉज बच्चा खाने नहीं दे रहा है, उनकी भी दिक्कत जेन्युइन है, तो वो फ़ोन पकड़ा देते हैं। बट मैं आपको अपने भी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आर जर्नी हैज़ बीन एज वेल, कि भाई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उसमें आपकी खुद की इमीडिएट वेलबींग तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही होगी, बट आप उसमें भी खुशी ढूंढ सकते हैं। वो तो यस, हमारे ही ऊपर है कि हम किस चीज़ में कैसी खुशी ढूंढें, किस चीज़ में कैसा सेटिस्फैक्शन ढूंढें। अपना कंफर्ट जोन भी छोड़ना होगा। बिल्कुल। एंड अगर जैसे वर्क फ्रॉम होम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पोस्ट कोविड आया कि जब वर्क फ्रॉम होम होने लगा तब ये बाउंड्रीज और ब्लर हो गई कि पेरेंट 8-8 घंटे लैपटॉप पे बैठे हैं, बच्चा बार बार बुला रहा है खेलने आ जाओ, ये कर लें, तो पेरेंट हट नहीं पा रहे हैं। अब वो उनकी गलती नहीं है, वो उनका वर्क स्पेस है, लेकिन ये क्लियर बाउंड्रीज एक बच्चे को धीरे धीरे समझाना कि मैं अभी जो कर रहा हूँ ये मेरा काम है, जैसे ही ये खत्म होगा आई विल बी विद यू। ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते क्योंकि हम उस स्ट्रेसफुल मोमेंट में हम वो कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते, तो कुछ हम बच्चे को एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर नहीं पाते। तो बच्चा तो यही देख रहा है ना कि मेरा फादर, मेरे मदर तो 8-8 घंटे लैपटॉप पे, मुझे क्यों मना करते हैं। जी। बच्चे आपकी हिपोक्रेसी यूँ पकड़ते हैं। यस, बिल्कुल। आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, उनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो नहीं मानेंगे। आप बोलो कि रीडर बनो, बुक पढ़ो, लेकिन आप खुद रात में डूम स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो नहीं मानेंगे। हमारे एक्शन को कॉपी करते हैं, हमारी बातों पे नहीं जाते हैं वो। जो हम करते हैं वही वो देख के सीखते और हैं। आप बातें उस कन्विक्शन से कर भी नहीं जी। पाएंगे। जब आप खुद वो बिल्कुल। नहीं कर रहे हैं तो आप उस कन्विक्शन से बोल भी नहीं पाएंगे। वही इंसान कन्विक्शन से बोल पाता है जो एक्चुअली वो जी रहा है। जी। तो ये चेंज अपने ऊपर लाना ज़रूरी है। इसीलिए पेरेंटिंग को आज इतना चैलेंजिंग भी बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने पूछा कि पहले ऐसा नहीं था, क्यों? पहले माँ-बाप उस तरह से अवेलेबल भी नहीं थे कि सुबह गए, रात में आए, थोड़ा टाइम मिलता था। उसमें भी कई फैक्टर्स होते थे कि भई फादर का फ़ियर है, मदर से कर सकते हैं बात, जो भी है। आजकल थोड़ा एक्सपोज़र भी ज़्यादा है, एक्सेस ज़्यादा है पेरेंट्स का, और पेरेंट्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चे जब हमें ज़्यादा देख रहे हैं तो उनको कुछ अच्छा दिखाइए ना। अच्छा ही नहीं दिखाएँगे, उनको कुछ वर्थ एम्युलेटिंग नहीं दिखाएँगे, तो वो कैसे रोल मॉडल मानेंगे?
पर ये चेंज क्या पॉसिबल है मैम इस एज में? मतलब मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, या हम लोग ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के हैं। इस एज में कोई चेंज लाना पॉसिबल है क्या? क्यों कि हम नहीं? अपने हैबिट को चेंज कर ये लें? देखिए आपका आपका मतलब ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए हम अपनी हैबिट चेंज कर लें, लेकिन जनरली होता नहीं है, जो मैंने नोटिस किया है। वो आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका अब सपोज एक एक रैंडम एग्जांपल लेके हेल्थ का एग्जांपल अगर हम लें, अगर कोई इंसान जैसा मर्जी खा रहा है, जैसा मर्जी लाइफस्टाइल चल रहा है, चलता जाएगा, सडनली एक दिन उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। सडनली एक ऐसा इवेंट हुआ लाइफ में जिसने बिल्कुल यू टर्न ले लिया, उसके बाद आप लाइफ चेंज करोगे? मैक्सिमम लोग लाइफ उसके चेंज बाद करते करेंगे हैं करते ना, हैं। बिकॉज नाउ यू आर मोटिवेटेड, योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। अगर हम पेरेंटिंग को भी ये देख लें, दैट माई फैमिली डिपेंड्स ऑन दिस, माई जनरेशनल ट्री डिपेंड्स ऑन दिस। आज मैं अपने बच्चे को जिस तरह रेज कर रहा हूँ, उससे मेरे आगे का जनरेशनल ट्री डिपेंड करता है, उसके आगे के बच्चे, उसके आगे के बच्चे। अगर हम इस क्रिटिकलिटी को समझ लेंगे और इसको अपना मोटिवेशन बनाएंगे, तो हम क्यों चेंज नहीं कर सकते? आज से पहले ये मोटिवेशन हमें किसी ने नहीं दिया था। बिल्कुल। ये मोटिवेशन सिर्फ पेरेंट बनने के बाद आता है, ये रियलाइजेशन सिर्फ पेरेंट बनने के बाद आता है कि आप कितने पावरफुल हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं किसी इंसान के लिए लाइफ में इतना वैल्यूएबल, इतना इंस्पिरेशनल हो सकता हूँ। वो सिर्फ एक पेरेंट बनने के बाद आपको पता चलता है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यू कैन चेंज, यू मस्ट चेंज। कोशिश करूँगा मैं। अच्छा मैम, थोड़ा डिजिटल वर्ल्ड से बाहर आके एक हाँ। क्वेश्चन है मेरा। सिबलिंग राइवलरी क्यों होती है, और एज ए पेरेंट इसको कैसे टैकल करना चाहिए? तो ये बात हमने अभी पहले थोड़ा उठाई कि 2 बच्चे घर में बिल्कुल अलग रहते हैं, 3 हो, 4 हो, सभी के अपने एक अलग जैसे कहते हैं ना कि उनके भाव अलग, उनका स्वभाव अलग। तो राइवलरी किसी भी 2 लोगों के बीच में तब होती है जब उसको फ़ील हो कि मेरे कुछ रिसोर्सेज़ हैं, जो शायद मुझे पूरे ना मिलें क्योंकि दूसरे को मिल रहे हैं। एंड पेरेंट्स सबसे बड़ा रिसोर्स होता है सिबलिंग के लिए। बच्चों के लिए तो भाई माँ का अटेंशन, पापा का प्यार, गिफ्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब एक बच्चे को ये फ़ील हो कि कहीं न कहीं मुझे कम मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, उसे ज़्यादा मिल रहा है और मुझे उतना नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक नॉर्मल ग्रोथ की बात होती है। इवन अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट में देखें, पौधे जो होते हैं, अगर ऐसा है कि एक पेड़ के आगे आस-पास पौधे हैं, तो जिसको ज़्यादा रिसोर्सेज़ मिलेंगे वही वो हो ज़्यादा ग्रो जाएगा। करेगा, है ना? तो वो शेड भी चाहता है, वो सनलाइट भी चाहता है, वो पानी भी चाहता है, तो हम आपस में रिसोर्सेज़ के लिए लड़ रहे होते हैं। ये बहुत ही सबकॉन्शियस होता है। तो अगर कभी भी ऐसा बच्चे को फ़ील हो कि मेरा पेरेंट कंपैरिज़न कर रहे हैं, या उसको अच्छा बोला, मुझे नहीं बोला, या उसकी अच्छाइयाँ देखी, मेरी नहीं देखी, यहाँ से वो सीड्स डलने शुरू होते हैं राइवलरी के, रिजेंटमेंट के। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स जानबूझ के कर रहे हैं। अगेन मेरा सिंपैथी, एम्पैथी पेरेंट्स के साथ ही है सबसे ज़्यादा, इसीलिए मैं पेरेंट्स के साथ ही काम करती हूँ। मैं बच्चों के साथ उतना काम भी नहीं करती क्योंकि बच्चों का अपने आप हो जाएगा, पहले पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए। तो जब वो ये जान के नहीं कर रहे, तो ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है क्योंकि हमारी खुद की कंडीशनिंग ऐसे हुई है। हम जब छोटे थे तो बहुत ही कॉमन था किसी के रंग पे कमेंट कर देना, किसी की हाइट पे कमेंट कर देना, किसी की वेट पे कमेंट कर देना। आजकल इन चीज़ों के बारे में थोड़ी और अवेयरनेस आई है। जी। आजकल थोड़ा और एक्सट्रीम में चला गया है कि बोल ही नहीं सकते, ये तो शेमिंग हो गया। शेमिंग। मैं उसको भी नहीं सपोर्ट करती हूँ। जी। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि किस इंसान से किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कि पहले फैमिलीज़ में नहीं होता था, बहुत कॉमन होता था। आज भी मैं इतनी एलीट फैमिलीज़ के साथ काम करती हूँ, इवन द रिचेस्ट ऑफ द रिच फैमिली में ऐसे आपको कमेंट सुनने मिल जाएंगे, अरे ये तो थोड़ा काला है, वो बिल्कुल। छोटे वाला ज़्यादा गुड लुकिंग है, ऐसा। तो ये हमारी जो कंडीशनिंग है ना, यहाँ पे वो बच्चा जिसको थोड़ा सा नीचा दिखाया जा रहा है, या जो नीचा फील कर रहा है, वो किस तरह से अपना गुस्सा निकालेगा, वो किस तरह से शेयर करेगा। बच्चों के पास वोकैबुलरी नहीं होती बोलने की कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो और तरीके से निकलता है, वो फिर मार पिटाई में निकलता है, वो फिर चीज़ें छीनने झपटने में निकलता है। यहाँ पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल। ये एक पूरा, जैसे कहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जब तक आप 2-3 लेयर नीचे नहीं जाएंगे इंसान की सोच पे, उसको क्या फील हो रहा है वहाँ पे, उसके इमोशंस पे नहीं जाएंगे, वो नहीं समझ में आएगा। मेरा अगला क्वेश्चन ग्रैंड पेरेंट्स को लेके है। जैसे कहा भी जाता है कि एक दादा जो होता है अपने पोते का
पहला फ्रेंड होता है और पोता दादा का शायद आखिरी फ्रेंड होता है। तो उसमें ग्रैंड पेरेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है एक घर के माहौल को, पेरेंटिंग को अच्छा करने के लिए? आई फील बहुत बड़ा माहौल सेट जो होता है वो ग्रैंड पेरेंट्स से ही होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड कहीं ना कहीं एक पेरेंट को ब्रीदर भी मिलता है कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई बड़ा है जो बच्चों से कनेक्ट कर पा रहा है ना। मैं तो ये बोलती हूँ कि पेरेंट्स की जो जनरेशन है वो सैंडविच जनरेशन है, ओह यस, हमेशा सैंडविच हो जाती है कि बच्चे भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़े भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो कई बार वो एकदम फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन कई बार बच्चों पे निकलता है। तो बच्चों को जो एक एंकरिंग, कनेक्शन, प्यार, अनकंडीशनल जो एक्सेप्टेंस मिलता है वो मैक्सिमम फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, तो रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक और चीज़ जो डिस्कनेक्ट वाली आजकल आ रही है वो ये आ रही है कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने टाइम से अगर सब कुछ कंपेयर करें कि हमारे टाइम पे हमने ये किया, हमारे टाइम पे तो ये होता था, उसको उन्हें समझना पड़ेगा कि हाँ कई चीज़ें सही भी हैं और वो एवरग्रीन चीज़ें हैं। एवरग्रीन चीज़ें जैसे अच्छा खाना, अच्छा एक्सरसाइज करना, अच्छा रूटीन रखना, सुबह टाइम से उठना, ये आज के बच्चे भी अगर फॉलो करेंगे तो उनको बेनिफिट ही होगा। लेकिन कई ऐसी चीज़ें थी जो पहले एक्सेप्टेबल थी, होती थी, लेकिन आज वो नहीं है। जैसे हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट ने पेरेंट को कभी टीवी के लिए मना नहीं किया हो सकता है, जी। क्योंकि तब टीवी आए ही आए थे, एंटरटेनमेंट वो बहुत ही एक नई चीज़ थी। पर आज अगर वो बोलें कि नहीं तुम भी बच्चे को दे दो ना फ़ोन, क्या ही हो जाएगा, तो वो उनको समझना ज़रूरी है कि कांस्टेंट फ़ोन देने से क्या हो जाता है। वो पेरेंट को उनको समझाने आना भी चाहिए। जी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो समझ बैठ नहीं पाती है क्योंकि आपस में एक ईगो क्लैश हो जाता है। बिल्कुल। बट अगर हम एक दूसरे को ये समझ लें कि हम सब जो करना चाह रहे हैं वो बच्चे की भलाई के लिए है, तो वो लड़ाइयाँ कम हो सकती हैं एंड देन एवरीबडी कैन प्ले देयर रोल वेल। अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आज की डेट में जो फादर्स हैं, जो पिता हैं, उनको सिर्फ प्रोवाइडर नहीं बल्कि एक इमोशनली अवेलेबल पेरेंट होने की ज़रूरत है, ऐसा है क्या? मैं बोलूँगी हाँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा फैमिलीज़ छोटी हो गई हैं। पहले बहुत एडल्ट्स थे जिन पे एक बच्चा डिपेंड कर सकता था, आजकल उसको ले दे के माँ बाप की शक्ल ही दिखती है, हो सकता है कभी ग्रैंड पेरेंट की। तो जब इतने छोटे कम लोग हैं, इतने छोटी सी फैमिली है, तो डेफिनेटली इमोशनल एंकरिंग सबको ही देनी पड़ेगी, एक इमोशनल रेजिलियंस सभी को दिखाना पड़ेगा। एक मदर का एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, एक स्टेबिलिटी, और वो सब कुछ मदर फादर दोनों ही लाते हैं, बट एक अलग तरह से लाते हैं। मे बी उस क्वांटिटी ऑफ टाइम जो है वो फादर ना दे पाएँ, बट वो क्वालिटी जो देंगे दैट कैन इंस्पायर द चाइल्ड, दैट कैन मोटिवेट देम, दैट कैन गिव देम गोल्स, बहुत कुछ है। और एक मदर हो सकता है क्वांटिटी ज़्यादा हो, लेकिन वो क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इट्स ऑलवेज क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंट होती है है। जी। एक कांस्टेंट अगर कोई बंदा हो जो आपके साथ है एंड यू नो कि आई कैन रिलाई ऑन देम नो मैटर व्हाट, वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों बिल्कुल। के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली उनके जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं, अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज जो है, उनको कुछ कांस्टेंट फिगर जो चेंज ना हो वो बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली फादर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड जहाँ पे फादर्स फिज़िकली इमोशनली एब्सेंट रहते हैं तो बच्चे उससे कोप करना सीख तो जाते हैं शायद, डिपेंडिंग ऑन क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी तो रह ही जाती है ना। रह जाती है, बिल्कुल। तो ये रिलेशंस शायद इसीलिए बनाए गए हैं कि हर एक इंसान अपना एक यूनिक फ्लेवर लाता है इसमें। जी। आज के टाइम पे ये भी है कि जब फादर जॉब करते हैं तो बच्चा तो ऐसे बड़ा होता है, पर वो बच्चे को ऐसे बड़ा होते ही देखते हैं क्योंकि वो सोता हुआ छोड़ के जाते हैं। राइट। तो उसका रीज़न ये भी है कि शायद वो जॉब में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, सिर्फ प्रोवाइडर ही बन गए हैं। बिल्कुल। हाँ। बट कहीं ना कहीं ये हाफ पेरेंटिंग मैं मानता हूँ इसको, कि अगर अगर पेरेंट नहीं, फादर इन्वॉल्व नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि जैसे ही कपल प्लान करते हैं बच्चे का, तो वो बहुत सारे सपने देखते हैं कि मैं उसको सब कुछ दूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा, और ये सब कुछ देने के चक्कर में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसकी हंगर कहीं ना कहीं चली जाती है, बहुत कंफर्ट जोन में आ जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस उसको हो जाती है। मेरा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये है कि क्या इस आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए पेरेंट 100% जिम्मेदार है? देखिए एनवायरनमेंट के लिए तो मैं कहूँगी 100% जिम्मेदार हैं। और एनवायरनमेंट अगर मैं एक चीज़ कहती हूँ कि आप अपने बच्चे की लाइफ में विघ्नहर्ता मत बने। सारी मुश्किलें आप ही हटा लेंगे तो वो क्या करेंगे और वो कैसे सीखेंगे।
You have to be okay that your child will not succeed at everything. You have to be okay that they may struggle, fail, be frustrated. यहाँ पे हमें अपने आप को समझाना है, अपने आप की ट्रेनिंग करनी है कि ये नॉर्मल ग्रोइंग अप का पार्ट है. हार्ट ब्रेक्स भी होंगे, मार्क्स भी कभी कम आएंगे, पीयर प्रेशर भी रहेगा, लड़ाइयाँ भी होंगी, ये सब तो नॉर्मल है. अगर हर चीज़ में हम पहले कूद जाएं और हम बोले ना हम ठीक करते हैं सब, हम जाते हैं मैम से बात करते हैं, हम जाते हैं उस बच्चे ने जिसने मारा उसके पेरेंट को मैं अभी कॉल करती हूँ. आप समझ रहे हैं, जब हम ओवर इंडल्ज होना शुरू कर देंगे अपने बच्चे की लाइफ में तो हम उनकी लाइफ जीने लगेंगे उनके लिए. वो गलत है. उनको रेजिलियंस देना ज़रूरी है, उनके लिए रहें, बट 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे लेके उनके साथ भी आ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ के उनको लीड ना करना शुरू कर देना कि बस मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ ऐसे करना है. यहाँ पे बहुत संयम काम आता है, यहाँ पे प्रैक्टिस काम आती है. कोई भी इंसान पेरेंटिंग की कोचिंग लेके आगे नहीं आया ना, उसको जब पेरेंट बना तो एक तरह से नया तरीके से ये सब जी रहा है और एक्सपीरियंस कर रहा है. तो वहाँ से आप करना शुरू करें, किसी के साथ काम करें, मैं ही नहीं ऐसे और आपको भी गाइड मिलेंगे, कोच मिलेंगे, हो सकता है शायद आपकी फैमिली में कोई हो जिनको आप ट्रस्ट करते हो. बट ये प्लीज़ मत सोचें कि सब मैं कर लूँगा, सब मैं कर लूँगी. ऐसा कुछ नहीं है. आप किसी से भी किसी भी टाइम पे मदद मांग सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि इसका रेपरकशन बहुत ज़्यादा है, आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. तो सही टाइम पे सपोर्ट ले लेना इज़ बेटर. प्रॉब्लम आ गई तब दवाइयाँ लेना, इंजेक्शन लेना, वर्सेस आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया, आपने केयर पहले से ली कि मैंने ये चीज़ें गलती करनी ही नहीं है. इसका एक और रीज़न मैं आपको बताती हूँ जो कई लोग नहीं बात करते हैं कि आजकल एडोलेसेंस और टीनेज के जितने भी फैक्टर्स थे वो बहुत जल्दी आ रहे हैं. यस, बिल्कुल. जो पहले 13-14 इयर्स में हम चेंजेस देखते थे, हार्मोनली भी देखते थे, इवन बिहेवियरली भी देखते थे, वो अब 8 और 9 इयर्स की एज में बच्चों को बहुत सडनली हिट कर रहे हैं. ये भी एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट है कि भाई एनवायरनमेंट इतना चेंज हो चुका है, एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, फूड इतना कंटामिनेटेड है, एयर ऐसी है, तो ग्रोथ भी बॉडी की उस तरह से एक्सपेडाइटेड तरीके से हो रही है, विच इज़ नॉट गुड. उनको वो टाइम ही नहीं मिल रहा, उनके ब्रेन को वो टाइम ही नहीं मिल रहा कोप करने का. ऑन दी अदर हैंड पेरेंट्स को वो टाइम नहीं मिल रहा बॉन्ड बनाने का. जो आपके पास पहले 13 साल थे कि मैं बच्चे से बॉन्ड बना लूं ताकि मैं उसके टीनेज ईयर्स में उसको सपोर्ट कर सकूं, वो अब आपको 7-8 साल में वो जर्नी कवर करनी है. तो इसीलिए सपोर्ट के साथ आप वो कर सकते हैं. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि एक बार टीनेज हिट होता है देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. फिर आप अगर काम करना शुरू करेंगे तो फिर वो पैचवर्क ही होगा, वो उस तरह से फाउंडेशन का टाइम निकल जाएगा. तब वो लोग उनको इन्फ्लुएंस ज़्यादा करेंगे जो उनके पीयर्स हैं, जो खुद शायद उतने नहीं समझदार हैं, वो उनके ज़्यादा एक सगे हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ना. वो टीनेज का एक टिपिकल होता ही है कि आपको अपने माँ बाप उतने नहीं समझ में आते, आप उनकी नहीं सुनना चाहते, यू वांट टू फिट इनटू योर पीयर ग्रुप. तो वो चैलेंजेस आ जाते हैं. जैसे आप पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, तो हम लोगों ने भी बच्चों की काउंसलिंग की, तो कहीं ना कहीं पेरेंट, जब हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो पेरेंट हमें थोड़ा बायस होने के लिए बोलते हैं. तो ऐसे चैलेंजेस आपके सामने भी आते हैं? बायस इन द सेंस कि जो हम चाहते हैं वही आप बोलो, मेरे बच्चे को वैसा ही बनाओ. हाँ, तो डेफिनेटली मोस्टली जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि ये मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर दो. बहुत स्क्रीन देखता है, हेल्दी खाना नहीं खाता है और मतलब फोकस से बैठता नहीं है पढ़ाई के लिए, आप इसको ठीक कर दो. तो एक थॉट प्रोसेस वही रहता है कि भाई जो हम नहीं बोल पा रहे आप बोल दो, शायद समझ जाए. बट वो इनफ नहीं है ना. मैंने कहा पेरेंटिंग में कोई शॉर्ट टर्म गेन नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी नहीं है, कोई ऐसा पिल भी नहीं है जो मैं आपको दे दूं या बच्चे को दे दूं कि सडनली सब चेंज हो जाए. इट्स अ वेरी स्लो, लॉन्ग टर्म बट वेरी फुलफिलिंग जर्नी, वेरी फुलफिलिंग एंडेवर. कि आज आप करेंगे, आज आपने ठान ली कि नहीं, आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई लाइफ, आई एम गोइंग टू चेंज माई एनवायरनमेंट, उसका आपको बेनिफिट डेफिनेटली बहुत फील होगा. तो बहुत आते हैं ऐसे पेरेंट्स के भाई जैसे एक मैसेंजर की तरह आप मेरी बात आप बोल दो तो ये सुनेगा. तो वो उस चीज़ को मैं उतना नहीं एनकरेज करती हूँ. मैं पहले बोलती हूँ कि आप अपने आप को समझो. आप पहले ये समझो कि अगर आप लोगों के ईगो बैटल्स हो रहे हैं, ईगो टसल्स हो रहे हैं, तो किस चीज़ पे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, आपको वो चीज़ इतना क्यों ट्रिगर करती है. फिर हम उस पे जाते हैं, उनकी लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस पे जाते हैं कि अरे मेरे को हाँ इस चीज़ से ट्रिगर होता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि अरे इतनी सी बात पे मैं इतना रिएक्शन दे देती हूँ या दे देता हूँ.
तो वो जब चीज़ आती है ना तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग एक सोल्यूशन होता है। मेरा अगला सवाल मैम इमोशन क्वेश्चन को लेके है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है पेरेंटिंग में, और हमने देखा है कि हमारी कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसमें भी इसकी कमी की वजह से बच्चे थोड़ा गलत कदम उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे 2-3 सवाल इस पे जानना चाहता हूँ कि क्या इसे एज ए सब्जेक्ट भी हमें लगा देना चाहिए स्कूल्स में, ताकि हम 12th के बाद बच्चों को ये ना बताएं और इसका डोज धीरे धीरे दें। तो इसके बारे में आप बताइए मैम। सो इमोशनल क्वेश्चन देखिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आईक्यू का रिप्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है। आप इंटेलिजेंस को अच्छे से तब यूज़ कर पाओगे जब आप इमोशनली साउंड भी हो एंड यू हैव द कैपेबिलिटी। बट इमोशनल क्वेश्चन में यही सब आता है जो मैंने बात करी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, अवेयरनेस ऑफ अदर्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 4 जैसे डैनियल गोलमैन के क्वाड्रेंट में ये 4 चीज़ें बताई गई हैं ईक्यू की। तो बहुत ज़रूरी है, मैं तो कहती हूँ हर इंसान के लिए ज़रूरी है। आज हम क्लास 4th के बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप तो पढ़ाना चाह रहे हैं, जी बट वो एंटरप्रेन्योर बन के एथिकल डिसीजंस लेगा या नहीं, उसके लिए हम उसे कुछ नहीं कर इमोशनल रहे हैं। एक बैकग्राउंड नहीं दे रहे। हम उनको ये नहीं बता रहे कि हाउ विल यू वर्क विद पीपल। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं इंडिविजुअली और एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको लोगों से डील करना है, कैसे करेंगे। तो मैं ये सब मानती हूँ कि ये सब फैंसी चीज़ों को थोड़ा साइड रख के पहले हमें देखना चाहिए, गो बैक टू द बेसिक्स, कि हम अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में कैसे मैनेज करें। हम जब हारते हैं, जैसे स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी बिग वे टू लर्न दिस, कि जब हम किसी चीज़ को हारते हैं, और हारेंगे तो आप हैं ही, ऐसा कोई भी नहीं होगा स्पोर्ट्स पर्सन जो नहीं हारा है। इनफैक्ट रफली अराउंड इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एलीट प्लेयर्स का 30-40% फेलियर रेट रहता ही यस। रहता रहता है। है जी। तो उस तरह आप सिखा सकते हैं बच्चों को कि कैसे यू हैव टू गेट अप, ट्राई अगेन, गो फॉर इट अगेन, एनालाइज योर परफॉर्मेंस, कैसे बेटर कर सकते हैं, ऑपोजिशन को समझना, ओपोनेंट को देखना। तो बहुत सारे स्किल्स उससे बिल्ड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत है, स्कोप तो बहुत है इसमें काम करने का। बिल्कुल। तो मैम देखिए अब आपसे मिलके ऐसा लगा मुझे कि आपका काम बहुत चैलेंजिंग है, राइट? और ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे काफ़ी देर तक डिस्कशन हो सकती है, जी पर अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अभी हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। 5 क्वेश्चंस मोहित जी पूछेंगे, 5 मैं पूछूंगा, बिल्कुल। ठीक है? मोहित जी आप स्टार्ट कीजिए। यस सर मैम, पहला क्वेश्चन है कि क्या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग अब आउटडेटेड हो चुकी है? हाँ, स्ट्रिक्टनेस कह सकते हैं पुराने ज़माने की, वो मार कुटाई वाली तो आउटडेटेड है, लेकिन बाउंड्रीज़ बनाना, अपनी बात को क्लियरली बोल देना, ये आज भी उतना ही ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन है, अपने बच्चों की फ्रेंड लिस्ट को सीरियसली लेना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? डेफिनेटली जिस तरह का एनवायरनमेंट है, क्या फ्रेंड्स हैं बच्चे के, किस तरह का इन्फ्लुएंस है, इस पे नज़र रखना मैं नहीं मानती कि बुरा है। बट हाँ, उनकी लाइफ उनके लिए जीने ना लगें कि भाई इससे नहीं मिलना, इससे नहीं करना है। पहले ऑब्जर्व करें, पैटर्न्स देखें, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यस। पॉकेट मनी बच्चे की फर्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, आप एग्री करते हो इससे या डिसएग्री? इट कैन बी, इवन पॉकेट मनी से पहले बहुत स्टेप्स आते हैं। आप बच्चों को बाहर मार्केट ले जाएं, जब आप सब्जी खरीद रहे हैं तो उनको दिखाएं ट्रांजैक्शन कैसे होता है। मैं पैसे देता हूँ तो सामने से सामान मिलता है और सामने से फिर छुट्टा मिलता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि पॉकेट मनी ही फर्स्ट चीज़ है, पहले बहुत ये आप कर सकते हैं ये सब, बट पॉकेट मनी इज़ गुड। एंड बट कितना देना है, क्या देना है, ये सब फैमिलीज़ पे डिपेंड करता है। कोई इसको आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि भाई वो सामने वाले बच्चे को इतना मिलता है पॉकेट मनी तो मैं भी मिले। ये अपना फाइनेंशियल जो है बजटिंग उसके हिसाब से आप कर सकते हैं एट एनी एज, बट डेफिनेटली बिफोर टीनेज इज अ गुड आइडिया। स्कूल में जो पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है बिफोर एडमिशन, तो वो क्या फॉर्मेलिटी होती है या उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं? आई कांट स्पीक फॉर द स्कूल्स, बट उसके पीछे रीज़न ये होना चाहिए कि वो समझें कि पेरेंट्स की क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह से वो बच्चे को घर पे रेज कर रहे हैं। क्योंकि आगे के टाइम में अगर हमें बच्चों की मेंटल हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना है तो पेरेंट्स को और स्कूल्स को एक ही साथ पैरेलली चलना पड़ेगा। वो अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्कूल में कुछ हो रहा है, पेरेंट्स कुछ और कर रहे हैं, बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। उनको नहीं समझ में आएगा मैं इधर फॉलो करूं उधर करूं। तो ये कांस्टेंट एक एंडेवर स्कूल्स का होना चाहिए, पेरेंट्स का भी। एंड यहाँ पे एक पेरेंटिंग कोच का बहुत बड़ा काम है इन दोनों को साथ लाने का, इन दोनों की एक ही लैंग्वेज चले, एक ही वोकेबलरी चले, वो करने का। पेरेंट्स महंगे से महंगा स्कूल चूज करता है बच्चों के लिए, तो क्या ये पेरेंट की ईगो को सेटिस्फाई करता है, बच्चों का फ्यूचर भी बनाता है? मेरे ओपिनियन से, एंड मैंने एडटेक में 15 साल के आसपास काम किया है, मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये ईगो के लिए ही है।
कहीं ना कहीं हमें लगे कि अरे ये वाला ब्रांड मैं नहीं जा पाया तो मेरा बच्चा इसमें जाए, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले देखिए जो भी स्कूल है उसके एथोस क्या हैं, वो किस तरह से बच्चे को एजुकेशन से या लाइफ लॉन्ग लर्निंग से जोड़ रहा है, मार्क्स से नहीं। लाइफ लॉन्ग लर्नर बना रहा है क्या ये स्कूल? क्या उनको क्यूरियोसिटी दे रहा है? क्या उनको पहले लर्निंग बाय डूइंग और उस बाय ऑब्जर्वेशन से कर रहा है, या सीधा लिखवा रहे हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऑन राइटिंग है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि ब्रांड नाम ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है। मैम मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। डिनर टेबल पर फ़ोन, ये एक हार्मलेस हैबिट है या साइलेंट डैमेज? मुझे तो लगता है बहुत बड़ा लाउड डैमेज है जो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। जी। और पहले लगता है हार्मलेस है, काम ही तो है, कुछ एक फ़ोन ही तो है, एक मैसेज ही तो है। अ, ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में कभी भी नहीं कर सकते, कभी किया तो ऐसा लास्टिंग डैमेज हो जाएगा, बट जब ये हैबिट्स बन जाती है ना, तो ये हम नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, और जो हमारे लिए नॉर्मल है वो हमारा बच्चा भी बोलेगा ये मेरे लिए भी नॉर्मल है। तो या तो आप रेडी रहें उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर पहले ही अपने आप के लिए थोड़े से बाउंड्रीज़ बना लें कि ये नहीं करना है। क्या पेरेंट्स का ओवर इन्वॉल्वमेंट बच्चों के इंडिपेंडेंस को रोक रहा है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगर हम उनके रास्ते में से सारे ही कठिनाइयाँ, पत्थर हटाते जाएँगे, तो वो इतना भी फ्रिक्शन नहीं देंगे तो वो स्लिप कर जाएँगे। थोड़ा फ्रिक्शन ज़रूरी होता है एक नॉर्मल मोशन के लिए, फॉरवर्ड मोशन के लिए। जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, कौन सा बच्चा ज़्यादा रेडी होता है रियल लाइफ के लिए? आई थिंक दोनों में से कोई भी हो सकता है, जॉइंट में भी और न्यूक्लियर में भी, एज़ लॉन्ग एज़ पेरेंट्स अवेयर हों, जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो अवेयर हों, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे को नीचे खींचें। तो yeah, it is less about the number of people in the family, more about the love and the understanding. क्या आज के पेरेंट्स अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश में पेरेंट रहना भूल रहे हैं? कह नहीं सकती आज के सारे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, पर अगर कर रहे हैं तो गड़बड़ है, क्योंकि फ्रेंड्स उन्हें बहुत मिल जाएंगे ज़िंदगी में, बहुत बना भी लेंगे, पेरेंट और नहीं बना पाएंगे। मैम हमारा लास्ट सेशन जो है वो गुरु मंत्रा का है, तो आप पेरेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे आज की पेरेंटिंग को और इम्प्रूव करने के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं डेफिनेटली, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बट आई थिंक कुछ फंडामेंटल्स जो मैं बता सकती हूँ, जो पेरेंट्स चाहें तो आज से ही फॉलो कर सकते हैं अगर उनका इकोसिस्टम अलाउ करे। पहली बात तो ये कि कंपैरिजन करना छोड़ दें, चाहे वो अपने ही दूसरे बच्चे के साथ हो या किसी और के साथ, क्योंकि कंपेयर करके सिर्फ आप अपने बच्चे को दूर करेंगे अपने आप से, तो वो एक आपको रोकना है। दूसरा, कोशिश करके इंस्ट्रक्शन बुकलेट ना बने उनके लिए, सारा टाइम हम इंस्ट्रक्शन समझाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अगर हम क्लियर बाउंड्रीज, क्लियर रूटीन्स, एक प्रिडिक्टेबल टाइमलाइन बच्चे को देंगे कि सुबह हम ये करते हैं, शाम में ये, दोपहर में ये, जितना हम प्रिडिक्टेबिलिटी उनकी लाइफ में ला सकें, वो उनको एक सही दिशा दिखाएगा। तो इसलिए आपको बार बार इंस्ट्रक्शन भी नहीं देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ के इंस्ट्रक्शंस के बार बार ना देनी पड़े, उसके लिए हम रूटीन बना रहे हैं, तो हर चीज़ रूटीन में होगी तो वो भी बोरिंग हो जाएगी। तो कुछ रोज़ नहीं, मतलब हफ्ते में कभी कुछ नई चीज़ करना, जिसको नॉवेल्टी कहते हैं, एक बैलेंस बिटवीन रूटीन एंड नॉवेल्टी बनाना बहुत ज़रूरी है। नए नए एक्सपीरियंसेस बच्चे को दिखाना, इसका ये मतलब नहीं कि पैसे खर्चने ज़रूरी हैं। एक पार्क में जाना बच्चे के साथ, उसके साथ खेलना, ये भी उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो वो सब करना, एक एक्टिव रोल प्ले करना लाइफ में अपने बच्चों की बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं 3 चीज़ें बोलूँगी कि आप कंपेयर ना करें, उनको रूटीन्स दें ताकि बार-बार इंस्ट्रक्शन ना देने पड़ें, और रूटीन के साथ-साथ नॉवेल्टी दें, उनकी लाइफ में एंगेज्ड रहें ताकि वो आपसे शेयर करें, एक बॉन्ड बना सकें। थैंक यू सो मच मैम। इनफैक्ट हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और जो लोग ये एपिसोड यहाँ तक देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा जो कि आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो हम ज़रूर फेस करते हैं। तो रितिका मैम के जो द पेरेंट एकेडमी है उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें रितिका मैम से तो आप डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कुछ वैसे सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, वो आपके सवाल रितिका मैम तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो मैं आपसे कहूँगा कि ये किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, सारे पेरेंट्स आज के डेट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो
शेयर करें लोगों के साथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही गेस्ट को आपके लिए लेकर आएंगे जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकें अपने रियल लाइफ को, बच्चों को भी हम आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।